कल दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस्तीफे के बाद टीवी 9 पर पहला इंटरव्यू। आनंद ने कल केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दिया है। तो दिल्ली सरकार से कल दिया था इस्तीफा और उसके बाद कई सारे खुलासे, कई सारे आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तो टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस्तीफे के बाद टीवी 9 पर पहला इंटरव्यू। पिछले 24 घंटे से रहस्य बने हुए राजकुमार आनंद मेरे साथ है। राजकुमार जी, ऐसा क्या हुआ कि 2:32 पे आप संजय सिंह की वीडियो ट्वीट करते हैं, कुछ ही घंटों में आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कारण क्या है? 2:32 पे संजय सिंह जी की ट्वीट की। एक तो ट्वीट करने में क्या होता है कि कई टीम होती है, टीम ने किसी ने ट्वीट कर दिया, क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हृदय परिवर्तन तो आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने मुझे बनाया और जिस काम के लिए मैं आया, वो काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए कि आज SC/ST अकाउंट में SC/ST के हिस्से का बजट में फंड अलॉट होता है 17%, 15%, 12%, अलग अलग हर बार, और उसमें से पैसा खर्च नहीं किया जाता, खर्च नहीं करने दिया जाता। यही कारण है छोड़ने का? सुनिए आप। और उसके बाद वो पैसा ये कह के खर्च कर लिया जाता है सड़कें बनाने के। सड़कों पर SC भी चलते हैं। सड़कों पर SC जब भी चलते थे, जब भारत का संविधान बना था, अगर सड़कों पर SC चलने की बात होती तो बाबा साहब ये लिखते कि अच्छी सड़कें बनाइए देश में, सबको पानी दीजिए देश में। बात यह है कि आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि कमजोर वर्ग है, तो सड़कों के अलावा इनको उठाने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये शिकायतें कभी आपने अरविंद केजरीवाल से की? हाँ, वो सब की और वो सब नहीं हो पाया। क्या जवाब, कैसा आप कह रहे सुलूक अच्छा नहीं होता था, क्या नहीं होता था, बताइए। सलूक अच्छा का मतलब होता है इग्नोरेंस। मैं आपसे कोई बात कहूँ, आप ना मानो, मेरी देखिए, मैं जो अपना बेस्ट दे सकता था वो देने ही आया था, ठीक है। मैं यहाँ पर राजनीति में कोई पैसा कमाने तो आया नहीं, ये सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आया था लोगों के लिए काम करने के लिए। अगर मेरे लोगों के लिए काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैंने फिर पत्नी पर छोड़ दिया। आपको कब लगा कि पार्टी ठीक नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कब लगा आपको ये? वो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है बहुत। कब से आप महसूस कर रहे थे? अच्छा, अगला ठिकाना क्या रहेगा राजकुमार जी का? मेरा ठिकाना मेरा घर है, मेरा अपना व्यापार है, मैं कुछ काम करूंगा, अपने बच्चे पालूंगा, ये मेरा अगला ठिकाना। आम आदमी पार्टी कह रही है अब डर गए, आपको नोटिस था 23 नवंबर को? जो आम आदमी कम कह रही है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा कह रहे हो। मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि वो जो ईडी की रेड हुई थी, वो शराब घोटाले का तेल पकड़ रहे थे, जो मेरे घर पे नहीं निकली, फिर उन्होंने मुझे नोटिस देना बंद कर दिया। 12 अप्रैल का है कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है 12 अप्रैल का। आप नोटिस ले आइए, मैं यहीं रहता हूँ, जब मर्जी आइए। बीजेपी जाएंगे? नहीं, कोई पार्टी बनाएंगे, कुछ करेंगे, राजनीति में रहेंगे? भगवान जाने क्या होगा, कल क्या होगा। आज अभी की मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं। ठीक है। तो राजकुमार आनंद जो कि 4 अप्रैल को टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि बात करूं 10 अप्रैल को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया है कि पार्टी में सुलूक सही नहीं हो रहा था। अपनी वीडियो से होगी राजेश का जितेंद्र पार्टी, भारतवर्ष, दिल्ली। तो जितेंद्र भाटी को आप सुन रहे थे। राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और उन्होंने बड़ी बात कही है हमारे सहयोगी से बात करते वक्त। जितेंद्र भाटी जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने इस्तीफे के बाद पहली बार कहा, हृदय परिवर्तन पहले ही मेरा हो चुका था, राजकुमार आनंद की तरफ से कहा गया, लेकिन मैं बता नहीं रहा था। जो काम करने आया वो कर नहीं पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। बड़े आरोप लगाए गए, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था और मैंने कई बार इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल तक अर्जी दी, लेकिन कोई नहीं सुनी गई। SC/ST का पैसा सड़क में इस्तेमाल किया गया, मैंने इस बात को उजागर किया लेकिन नहीं सुना गया। इस्तीफे के बाद पहली बार टीवी 9 से बोले हैं राजकुमार आनंद। उनकी तरफ से अभी भविष्य की योजनाओं को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं कि आगे वो क्या करेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा अभी फिलहाल वो घर बैठेंगे, लेकिन देखना होगा कि उनकी अगली रणनीति क्या होती है। सवाल जरूर पूछा गया जितेंद्र भाटी की तरफ से कि आप आगे क्या करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से जवाब ना में ही रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब राजकुमार आनंद क्या करेंगे। जितेंद्र लेबर मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में आया। जितेंद्र, राजकुमार आनंद से जब आप बात कर रहे थे तो आपने प्रिसाइजली सवाल पूछा उनसे कि आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भविष्य की योजना बता नहीं पा रहे हैं राजकुमार आनंद।
देखिए, ये सवाल मैंने उनसे भी पूछे कि आप अपना इतना अच्छा करियर जो कि मिनिस्ट्री साथ साथ उनके पास पोर्टफोलियो थे जो छोड़ के जा रहे हैं तो कहाँ जाने वाले हैं। मैंने कहा सीधा पूछा बीजेपी जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या भविष्य में भी नहीं जाएंगे, कोई दल या आप ज्वाइन नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा भविष्य में क्या होगा उसका कह नहीं सकते, लेकिन अभी का मैं बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। और साफ तौर पर जब उनसे कारण पूछे गए कारण क्या हैं तो उन्होंने कहा कि जो मैं काम करने आया था, यानी कि जो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके लिए काम करना चाहता था, वो नहीं करने दिया रहा। उन्होंने कुछ स्टैटिक्स भी दिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के जो फंड एलोकेट होता है वो उनके वेलफेयर के लिए खर्च ना होकर के सड़क पे खर्च होता है और कह दिया जाता है कि वो भी सड़क पे चलते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जो है राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपनी राह जुदा कर ली है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं जाएंगे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो इस बात को लेकर सोच विचार कर रहे थे कि पार्टी छोड़ें। और ऐसे वक्त में जब पार्टी सबसे कमजोर मोड़ पर है तो जितेंद्र जरा ये बताइए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। जो पार्टी के संयोजक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो खुद जेल में बंद है। ऐसे में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना, क्या ये शुरुआत है? आम आदमी पार्टी से कई ऐसे नेता इस्तीफा दे सकते हैं क्या? देखिए, इस बात को जो शुरुआत है कहना आम आदमी पार्टी ने ही किया था और इनके जो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे तब वो ये कहते थे कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हो रही है कि उनके रहते जो कथित ऑपरेशन लोटस की बात की गई थी वो सफल नहीं हो पा रहा था। अब वो गिरफ्तार जब हो जाएंगे तो पार्टी टूटेगी, नेता टूट के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो शंका उस वक्त उन्होंने व्यक्त की थी वो थोड़ी सही होती नजर आ रही है। हालांकि कारण अलग बताए जा रहे हैं। उस वक्त आम आदमी पार्टी का दावा कुछ और था, लेकिन जो नेता छोड़ रहे हैं व्यक्तिगत कारण बता रहे हैं, कह रहे समाज को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यही डर पहले पार्टी की तरफ से दिखाया गया था। और अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से देखिए राजकुमार आनंद जो कि मंत्री थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पंजाब के अंदर हमने देखा जो एक मौजूदा वहां पर सांसद थे, एक विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो हो सकता है आने वाले वक्त में और भी लोग देखने को मिले कि पार्टी छोड़कर वो आगे जा सकते हैं। और यही डर जो है आम आदमी पार्टी को पहले से था। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा। एक बार फिर से वो इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने राजकुमार आनंद का इंटरव्यू लिया है और उस दौरान जो सवाल पूछे गए उसका क्या जवाब दिया है, सुनिए। और पिछले 24 घंटे से रहस्य बने हुए राजकुमार आनंद मेरे साथ है। राजकुमार जी, ऐसा क्या हुआ कि 2:32 पे आप संजय सिंह की वीडियो ट्वीट करते हैं, कुछ ही घंटों में आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कारण क्या है? 2:32 पे संजय सिंह जी की ट्वीट की। एक तो ट्वीट करने में क्या होता है कि कई टीम होती है, टीम ने किसी ने ट्वीट कर दिया, क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हृदय परिवर्तन तो आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने मुझे बनाया और जिस काम के लिए मैं आया वो काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए कि आज SC/ST अकाउंट में SC/ST के हिस्से का बजट में फंड अलॉट होता है 17%, 15%, 12%, अलग अलग हर बार। और उसमें से पैसा खर्च नहीं किया जाता, खर्च नहीं करने दिया जाता। यही कारण है छोड़ने का? सुनिए आप। और उसके बाद वो पैसा ये कह के खर्च कर लिया जाता है सड़कें बनाने की। सड़कों पर SC भी चलते हैं। सड़कों पर SC जब भी चलते थे जब भारत का संविधान बना था। अगर सड़कों पर SC चलने की बात होती तो बाबा साहब ये लिखते कि अच्छी सड़कें बनाइए देश में, सबको पानी दीजिए देश में। बात यह है कि आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि कमजोर वर्ग है, इसको सड़कों के अलावा इनको उठाने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये शिकायतें कभी आपने अरविंद केजरीवाल से की? हाँ, वो सब की और वो सब नहीं हो पाया। क्या जवाब, कैसा आप कह रहे सुलूक अच्छा नहीं होता था, क्या नहीं होता था बताइए? सलूक अच्छा का मतलब होता है इग्नोरेंस। मैं आपसे कोई बात कहूँ आप ना मानो, मेरी देखिए, मैं जो अपना बेस्ट दे सकता था वो देने ही आया था, ठीक है। मैं यहाँ पर राजनीति में कोई पैसा कमाने तो आया नहीं, ये सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आया था लोगों के लिए काम करने के लिए। अगर मेरे लोगों के लिए काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैंने फिर पत्नी पर छोड़ दिया। आपको कब लगा कि पार्टी ठीक नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कब लगा आपको ये? वो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है बहुत होगा। कब से आप महसूस कर रहे थे? अच्छा, अगला ठिकाना क्या रहेगा राजकुमार जी का? मेरा ठिकाना मेरा घर है, मेरा अपना व्यापार है, मैं कुछ काम करूंगा, अपने बच्चे पालूंगा, ये मेरा अगला ठिकाना। आम आदमी पार्टी कह रही है अब डर गए, आपको नोटिस था 23 नवंबर को? जो आम आदमी कम कह रही है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा कह रहे हो। मैं आपको बयान है आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि वो जो ईडी की रेड हुई थी वो शराब घोटाले का तेल पकड़ रहे थे जो मेरे घर पे नहीं निकली, फिर उन्होंने मुझे नोटिस देना बंद कर दिया। 12 अप्रैल का है कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है 12 अप्रैल का। आप नोटिस ले आइए, मैं यहीं रहता हूँ, जब मर्जी आइए। बीजेपी जाएंगे? नहीं,
कोई पार्टी बनाएंगे, कुछ करेंगे, राजनीति बनाएंगे? भगवान जाने क्या होगा, कल क्या होगा। आज अभी की मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं। ठीक है। तो राजकुमार आनंद जो कि 4 अप्रैल को टीवी 9 भारत से बात करते हुए अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि बात करूं 10 अप्रैल को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और आरोप लगाया है कि पार्टी में सलूक सही नहीं हो रहा था। वीडियो से होगी राजेश का जितेंद्र पार्टी, मैं बात दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता मीसा भारती का विवादित बयान, जनता ने मौका दिया तो पीएम जेल जाएंगे, ये कहना मीसा भारती का। पीएम से लेकर बीजेपी के सभी नेता जेल जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी राज्यसभा सांसद और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। मीसा ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी जेल में होंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। दरअसल ताजा चुनावी बयार में लालू राबड़ी राज के भ्रष्टाचार और परिवार का मुद्दा काफी गर्म है और बीजेपी नेताओं के साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी हर भाषण में बिहार में लालू राज की चर्चा करना नहीं भूलते। लालू के परिवारवाद का मुद्दा इसलिए भी खूब उछल रहा है क्योंकि इस चुनाव में लालू की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। और गया में एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने पिता के अंदाज में दिखाई दिए। रैली में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हमारे यहाँ बुजुर्ग अभिभावक हैं। तेजस्वी ने रैली को संबोधित करते हुए अपने 17 महीने का काम का हवाला दिया। कहा इस दौरान उन्होंने जनता से किए वादे पूरे किए। भारत सरकार में 10 साल तक कितना नौकरी दे दिए थे, लेकिन जब 17 महीने तेजस्वी आया तो बहालियां निकलने लगा। बीपीएससी से परीक्षा हुआ, 3 महीने में सब कुछ झटपट सट। कितना दिन से कितना हमारे नौजवान भाई के बियाह नहीं हो रहा था, बियाह हो गया। नीतीश जी आए और हमने कहा नीतीश जी को, नीतीश जी आ तो रहे लेकिन हमने जनता से कमिटमेंट किया है। अब हम सरकार में आएंगे तो जनता तो हमसे पूछेगी कि क्या किए, 10 लाख नौकरियां दिए कि नहीं दिए। उस समय नीतीश जी क्या बोलते थे 2020 में, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा, वेतन असंभव है, असंभव। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने में आया तो उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 5 लाख सरकारी नौकरी। लोकसभा चुनाव में सीएए एक अहम मुद्दा बन गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में सीएए का मुद्दा उठाया, कहा कि मर जाऊंगी लेकिन बंगाल में सीएए नहीं लागू होने दूंगी। ममता बनर्जी कोलकाता में आयोजित ईद मिलन समारोह में शामिल हुई। उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश में अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता ने कहा कि मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी को लेकर कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। আপনাদের জীবন নো এনআরসি নো ক্যাব নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल हम रहेगा कुल उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। और कांग्रेस पर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला किया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खतरनाक काम कर रही है। केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गठबंधन है। कांग्रेस की मानसिकता बंटवारे के लिए जिम्मेदार ये आरोप है सुधांशु त्रिवेदी। प्रधानमंत्री जी ने
कांग्रेस के घोषणा पत्र पे सवाल उठाया और कहा कि इससे जो है अपीजमेंट की बू आ रही है और ये एक तरह से मुस्लिम लीग की नीतियों को लागू किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वही पुरानी घिसी पिटी अंग्रेजों के ज़माने की नीति के अनुसार अलग अलग टुकड़ों में बांटकर समाज को देखो और विशेषकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनका खतरनाक स्तर तक जाकर तुष्टीकरण करने का वही कार्य कर रही है जो मुस्लिम लीग ने किया था। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं, बहुत से लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग का मुद्दा तो पुराना है, इसका आज क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का आज भी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है केरल में। और कांग्रेस के लोग जो ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये दूसरी मुस्लिम लीग है, तो मैं विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ ये बताना चाहता हूं कि आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, जिसकी स्थापना मार्च 1948 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल पार्टीशन से पहले की जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, तो नाम बदल लिया तो फितरत बदल गई। अब फितरत भी नहीं बदली। इन्हीं मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा में मुसलमानों के लिए अलग स्थान, मुसलमानों के लिए अलग नियम, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और इस मांग को खारिज करते हुए सरदार पटेल ने पूरी दृढ़ता के साथ उन्हें लगभग झाड़ लगाते हुए ये बात कही थी। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की प्रोसीडिंग में कोई जाके पढ़ ले, उन्होंने कहा, जब उस समय मुस्लिम लीग के एक सदस्य, शायद उनका नाम सिराजुद्दीन मोहम्मद था, जिन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, अगर आप हमें अलग पहचान और अलग चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा बहुत हो गया बड़े भाई छोटे भाई की बात। सरदार पटेल का ये स्टेटमेंट है कि भारत के ज़्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में मतदान किया है, परंतु जो बात हो गई उसे भूल जाओ, अब इस बात पे विचार करिए कि देश के विकास के लिए आप कैसे साथ आ सकते हैं। तो हम तो उस विचार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं, मगर ये उन्होंने कहा अलग स्थान, अलग नियम, अलग चुनाव क्षेत्र, इसकी बातें समाप्त कर दीजिए। कांग्रेस घूम फिर के उसी के ऊपर आ रही है, इसलिए कह रहे हैं ये वही मानसिकता है जिसने देश को उस समय खतरनाक स्थिति में पहुंचाया था। 100 साल बाद भी उससे सबक नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसके घोषणा पत्र में ऐसी क्या बात है जिसमें मुस्लिम लीग की बात कहने की जरूरत आ गई। जब वो ये कहते हैं कि उनके लिए एक अलग नियम होना चाहिए, अलग कानून होना चाहिए, तो ये पर्सनल लॉ की बात नहीं है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि इसमें मुस्लिम की क्या बात आ गई, अल्पसंख्यक की बात हुई, मैं पूछना चाहता हूँ क्या जैनों के लिए अलग पर्सनल लॉ था? सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ आनंद मैरिज एक्ट 2013 में बना है। 67 साल तक सिखों के लिए भी नहीं था, बौद्ध के लिए भी नहीं था, तो साफ बोलिए ना, एक ही के लिए था। और कांग्रेस अल्पसंख्यक शब्द की आड़ में छुपने का प्रयास नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस बता सकती है उसने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी? अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का या विभाग का अध्यक्ष कभी किसी गैर मुस्लिम को बनाया? हमने बनाया है। उन्होंने किसी सिख को बनाया? हमने बनाया। अटल जी की सरकार के समय में सरदार त्रिलोचन सिंह थे, उन्होंने कभी किसी ईसाई को बनाया? हमने उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन ईसाई को बनाया। हम सबको, हमने जैन को भी बनाया है अपनी पार्टी के माइनॉरिटी सेल में एक दौर में। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के उस चीज में विश्वास करते हैं, अल्पसंख्यकों में भी सबको साथ लो, वो अल्पसंख्यकों के अंदर बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो नाराज वर्षा गायकवाड़ का TV9 पर बड़ा बयान सामने आ गया है। मेरे पिता की सीट उद्धव गुट को दे दी गई, ये वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कहा गया। पार्टी के सामने नाराजगी जाहिर कर दी गई है। अब पार्टी जहां से बोलेगी वहां से लड़ेंगे। मेरे पिता साउथ सेंट्रल मुंबई से लड़ते थे चुनाव। वर्षा गायकवाड़ हमारे साथ में हैं, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष। वर्षा जी, नाराजगी आपकी बात सामने आई कि आप नाराज हैं, लेकिन नाराजगी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर थी या दक्षिण मध्य मुंबई से आप लड़ना चाहती थी क्योंकि आपके पिता की सीट थी? किस बात को लेकर आपकी नाराजगी थी? देखिए, ऐसा है कि पक्ष संगठन के अध्यक्ष हूँ मैं तो आमदार हूँ। एज अ पक्ष संगठन करके मेरा काम है कि मेरे पक्ष संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए न्याय मांगना, उनके लिए जितना हो सके उतना झगड़ा करना। मैं ये चाहती थी कि हम 3 सीटें लड़ें, क्योंकि हम पहले 5 लड़ते थे, तो उसमें गलत तो कोई है नहीं। हमने अपनी भूमिका अपने पक्ष के सामने रखी, हमने तो कोई मीडिया से आके अपनी भूमिका तो रखी नहीं है। अपने पक्ष के सामने भूमिका रखी, पक्ष ने जो निर्णय लिया उसको पक्ष का कार्यकर्ता बोल के हमने स्वीकार कर लिया और आने वाले दिनों में हम काम पे लग जाएंगे। तो आपने कहा कि बतौर मुंबई अध्यक्ष आपने लड़ाई लड़ी,
लेकिन उस लड़ाई में कामयाबी नहीं मिली। सीटें जो मिली हैं 2, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर मुंबई की, वहाँ पर कांग्रेस के सामने उतना बड़ा चेहरा नहीं है। दूसरे कई नेता भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में इसको लेकर नाराज़गी है। जो सीटें मिली है वहाँ पर उतना बड़ा चेहरा नहीं है, जहाँ पर चेहरा था वहाँ पर सीट नहीं मिली। ये दिक्कत तो है ना कांग्रेस के सामने। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। किसने बोला आपको पता नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। उत्तर मुंबई में कौन उम्मीदवार होगा वो तो आपको दिखाई देगा ना आने वाले दिनों में। ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे नहीं है संगठन, वहाँ कार्यकर्ता नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अगर आप देखोगे तो संगठन भी है। आप भी खुद उत्तर मुंबई में रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है। पहला चीज़ ऐसा है कि देखिए, राजनीति में जो होता है ना, वो सब चीज़ें लड़ने के लिए होती है। कोई बोल नहीं सकता है। वो तो क्या होता है, वो लास्ट मोमेंट पे किस तरह से हवा चल जाती है उस तरह से होता है। तो ऐसा बोलना कि बिल्कुल हारने वाली सिटी है तो सबसे बड़ा गलत चीज़ है। हम फाइट में हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब उर्मिला मातोंडकर जी थी तो अच्छा खासा फाइट उन्होंने भी दिया था। तो कांग्रेस वहाँ फाइट में बिल्कुल पहले से रही है। संजय निरुपम साहब तो जीते वहाँ से, जब वो एमपी के लिए खड़े थे। गोविंदा जीते थे। तो ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस के नुमाइंदे वहाँ जीते नहीं है। तो ऐसा एकदम निगेटिव आप बोलना पहले तो बंद कर दीजिए। मेरा एक कहना है कि हमने कुछ सीटें मांगी क्योंकि वहाँ जहाँ हमारे, जैसा आपको पता है कि उम्मीदवार थे, जहाँ हमको ऐसा लगता है कि हम फाइट कर सकते, तो हमने हर चीज़ मांगी। हम पहले 5 लड़ते थे, उसमें उत्तर मुंबई में लड़ते थे। ऐसा तो नहीं था कि उत्तर मुंबई नहीं लड़ते थे, तो लड़ते थे। तो हमको अगर जो पक्ष ने निर्णय लिया है वो काम करके चलना है। तो अभी इन बातों को लेकर आला कमान तक आपने बातें पहुंचाई है, उनका क्या रिस्पांस रहा है? क्योंकि बीच में फ्रेंडली फाइट की बात थी, जब एमबीए की पीसूई आप वहां पर नहीं आई थी, लेकिन ये कहा गया कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। नहीं, हम तो देखिए, हमने जो बात करना था वो पक्ष में किया। अब आपके ऑफिस के बाद हम तो आपको अब ये नहीं करते ना, हम अपने जो बातें अपने ऑफिस पे बताते, हम अपने पक्ष श्रेष्ठी को बताते। और एक बार पक्ष श्रेष्ठी ने जो निर्णय लिया वो हमने कुछ सर आंखों पे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। TV9 भारतवर्ष से आजमगढ़ के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से जीत का भरोसा जताया है। हमारे विकास के काम पीएम मोदी गिनाते हैं, ये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और उत्तर प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट्स आती हैं उसमें एक आजमगढ़ भी आती है। आजमगढ़ में लड़ाई बहुत कांटे की हो रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बेशक चुनाव में, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई है, लेकिन इस बार के लोकसभा के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी को यकीन है कि वो अपना गढ़ एक बार फिर से जीतेंगे। हम इस वक्त आज ईद के मौके पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आजमगढ़ में, धर्मेंद्र यादव जी के साथ हैं। और धर्मेंद्र जी इस वक्त उन गुड्डू जमाली के साथ ईद मना रहे हैं जो यहां की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्मेंद्र जी, उपचुनाव से ये चुनाव कैसे अलग है और कितने आशान्वित हैं आप? उपचुनाव से ये चुनाव सबसे पहले तो जहां मैं ईद मना रहा हूं और अपने जिस भाई के साथ ईद मना रहा हूं, यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन न केवल आजमगढ़ के लोग बल्कि जो भी आजमगढ़ की राजनीति को समझते हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन है। और मुझे खुशी है कि आज आदरणीय गुड्डू जमाली जी के घर पर मैं ईद मनाने का मुझे मौका मिला। भाई के निमंत्रण पर मैं यहाँ सेवइयाँ भी खा रहा हूँ और बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनके फादर से लेके परिवार के सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सबकी दुआएं भी मिल रही हैं। शहर इमाम साहब भी अभी अपनी दुआओं से नवाज के गए हैं। तो बहुत अलग चुनाव है और आजमगढ़ के लोगों को इस बात का मलाल है कि उपचुनाव में किसी परिस्थितियों में हम लोग हारे थे और आज आजमगढ़ के लोग उस सारे मलाल को दूर करके समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बुलंदी पे ले जाने के मन बना चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का मन बनाए हैं, सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का मन बनाए हुए आजमगढ़ के लोग। मुद्दे क्या होंगे? विकास होगा, क्षेत्रवाद होगा, जातिवाद होगा, धर्म पर होगा चुनाव, या फिर धर्मेंद्र यादव क्या ऑब्जर्वेशन आपका है? आप खांटी राजनेता माने जाते हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं। क्या समझ में आ रहा है? जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास मुद्दा जरूर होगा और आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादी सरकार में ही यहाँ काम हुए हैं। और तो और समाजवादी सरकार जाए लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री जी अगर आजमगढ़ आते हैं तो समाजवादी लोगों के कामों पर ही अपना फीता भी काट रहे हैं और पत्थर भी लगा के जा रहे हैं। इतने काम समाजवादियों ने किए। 7 साल से हम सरकार में नहीं तब है। साथ ही साथ मुद्दे आज देश के सामने बहुत गंभीर हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है देश का संविधान बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। ये बड़े मुद्दे हैं और ये लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब बीजेपी की सरकार हटेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ मुद्दे हैं जाति जनगणना के, सामाजिक न्याय के, जो दलित, पिछड़े,
माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नौकरियों में, प्रमोशन में, हर तरह से शोषण हो रहा है, वो मुद्दे हैं। आज मुद्दे हैं बेरोजगारी के, जो लगातार आप सोचिए केवल एक परीक्षा की भर्ती होती है 60,000 लोगों की और 60 लाख नौजवान उसमें शामिल होते हैं और पेपर लीक कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज करके सरकार लीक कराती है जिससे परीक्षाओं का परिणाम ना आ पाए और परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्याएं बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा पत्र के माध्यम से अपना दृष्टिकोण साफ किया है। मुसलमान वोट बहुत मायने रखता है और MY का आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत शानदार है। इस बार ऐसा तो नहीं मुसलमान बढ़ जाएगा? ये देखा गया है कि उपचुनाव में अगर मुसलमान नहीं इधर उधर होता तो शायद धर्मेंद्र यादव की जीत पक्की थी। नहीं, कहीं नहीं होने जा रहा है। और जिन भाई के प्रभाव में, उनकी लोकप्रियता के कारण, उनके प्रति लोगों के लगाव के कारण लोग अलग हुए थे। आज हम दोनों अगल बगल बैठे हुए और वो साथ में भी दिख रहा है। 2.5 लाख वोट एकदम साथ में, 2.5 लाख वोट बगल में बैठा हुआ है एकदम हमारे भाई साथ बैठे हुए। इसलिए धर्मेंद्र जी के चेहरे पर चमक भी है। और सुनिए, साथ ही नहीं बैठे हैं, भाई ने वादा किया है मुझे भी कम मेहनत करनी है, असली चुनाव तो हमारे भाई लड़ रहे हैं। और तमाम पार्टी के, हमारी पार्टी की फक्र है, यूपी में समाजवादी पार्टी तो है ही नंबर 1 की आजमगढ़ में। बीजेपी से लेके कोई भी दल इतना मौजूद किसी भी जिले में नहीं है जितना मौजूद समाजवादी पार्टी हमारे आजमगढ़ जिले में है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी 400 पार के मिशन में जुटे हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में पीएम मोदी कहां कहां प्रचार करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता से बीजेपी और एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर वोट मांग रहे हैं। मोदी, 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 मोदी। पीएम मोदी के 14 से 17 अप्रैल तक के चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को ही करीब 4 बजे कर्नाटक के मैसूर में रैली करेंगे। शाम 6 बजे मंगलुरु में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी कोची में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 अप्रैल को 11 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम में पीएम रैली करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे तिरुवेली में जनसभा करेंगे। 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे बिहार के गया में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया में रैली करेंगे। पूर्णिया के बाद पीएम बंगाल जाएंगे। दोपहर 2 बजे बंगाल के बलूर घाट पब्लिक मीटिंग करेंगे। शाम 4 बजे रायगंज में जनसभा करेंगे। रात में गुवाहाटी में रुकेंगे। 17 अप्रैल को असम के नलबाड़ी में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे अगरतला में रैली को संबोधित करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश में रैली की। ऋषिकेश से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, सुनिए। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी इधर राजस्थान के रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं 14 अप्रैल को जालौर में प्रियंका गांधी एक रैली को संबोधित करने वाली हैं। जालौर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उम्मीदवार हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए राजस्थान में गांधी परिवार ने मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी वो सभी सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए जोर शोर से जुटी है। लेकिन कांग्रेस इसमें सेंध मारने की फिराक में है। राहुल प्रियंका की रैलीज के जरिए पार्टी यही संदेश देने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे राजस्थान के फलौदी में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। अनूपगढ़ और फलौदी की जनसभाओं के जरिए राहुल गांधी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली लोकसभा सीट के वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल के बाद प्रियंका गांधी अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को जालौर में बड़ी रैली करने जा रही हैं। कांग्रेस ने जालौर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया।
प्रियंका की रैली के वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही मंच पर होंगे। इस तरह से पार्टी 14 अप्रैल की रैली के जरिए राज्य इकाई में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश करेगी। 2019 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। और सिक्किम विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में सिक्किम के लिए कई बड़े वादे किए। बीजेपी ने मैनिफेस्टो पर दिए शीर्षक में मोदी की गारंटी, विकसित भारत, विकसित सिक्किम लिखा है। साथ ही बीजेपी ने राज्य के मतदाताओं से सिक्किम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। इसके अलावा बीजेपी ने सरकार बनने पर IIM की स्थापना का वादा भी किया। युवाओं को सशक्त बनाना, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल प्रबंधन संस्थान बनाने की भी बात कही है। आज का सिक्किम आपके ध्यान में आया होगा कि लास्ट माइल डिलीवरी को भी इंश्योर किया है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी काम कर रहा है। इसको भी आपने देखा होगा। सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला और उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मेघालय गॉट दी network of railway stations after 67 years, and for that decisiveness, doorstep delivery and development इसको आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मलूक नागर ने आज बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने किस पार्टी का दामन थामा, देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। मलूक नागर बीएसपी से इस्तीफा देकर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे जब मैं एमपी बना। अब सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीएसपी का दामन क्यों छोड़ दिया। दरअसल मलूक नागर बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीएसपी ने उनकी टिकट काट दी। उनकी नाराजगी की वजह यही मानी जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाया था। मलूक ने यहाँ बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया। चुनाव के वक्त नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह का वादा जरा हटकर है। उनका बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है उनका वादा, देखिए रिपोर्ट। जीता था हिंदू बैठा हो। कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारणा ने बीजेपी के 2047 तक देश को विकसित बनाने के वादे के नाम पर वोट मांगने पर कहा कि इस तरह योजना मेरे पास भी है जो इनसे अच्छी है। तगड़ी है। जीता था हिंदू बैठा हो और हैंग और वास्ते बढ़िया स्कीम लायो। मुसलमानों ने भी है, 1 में 2 फ्री है। अटू ले और चांद तक हुनर सीढ़ियों बढ़ाऊला। चांद माते जा और एडो काम करूला कि तोने सीधा भगवान श्री राम मिलेला। और भगवान श्री राम मिलते ही मुसलमान अल्लाह मिल जाला। हैंगो ना पापर भगवान मिल जाला। अपने सुबह जी बटाइयो ने जमुजी मिल जाई उठे। और पचे मैं थारो उठू सीढ़ियों पाछी नीचे उतारूला और बे सीढ़ियों नीचे उतर जाला। करण सिंह यही नहीं रुके। कांग्रेस उम्मीदवार ने यह भी कहा कि इसके लिए 30 साल का समय लगेगा, तब तक मुझे वोट देना होगा। मुसलमानों ने भी है। करण सिंह का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जोधपुर में कांग्रेस के सामने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चुनौती है। और हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब संतरा खाते हुए वीडियो शेयर किया है। उनके साथ मुकेश सहनी भी दिख रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर से ऑरेंज पॉलिटिक्स हुई और नेता वही थे, यानी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को देश में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। आप बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहते हैं कि हमेशा गरीब पिछड़ा मजाक बेटा पिछड़ा बेटा नमक रोटी खाए और हम लोग अच्छा जमुई के जनता ने दिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा,
हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई। ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं ना चिढ़ेंगे। जाहिर है निशाने पर बीजेपी है, जिसने नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो को पोस्ट करने पर सवाल खड़े किए थे। और पूरे देश में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी सियासी दलों के नेताओं ने भी इस मौके पर लोगों को ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर ये तस्वीरें काफी खास है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस चुनावी व्यस्तता के बीच एक साथ नजर आए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में ईद मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इसी दौरान अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए, एक दूसरे का अभिवादन किया। समारोह में कांग्रेस नेता अजय राय भी पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ईद के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार हक और हुकूक के लिए काम करती रहेगी। अखिलेश यादव ने भी लोगों को ईद की बधाई दी। मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बीजेपी नेता और मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी इस मौके पर लोगों को बधाई दी है। आज हम सब ने इस मस्जिद में और तमाम आज हिंदुस्तान भर की मस्जिदों में तमाम हमारे मुस्लिम भाई जुटे हैं और सब प्यार से मोहब्बत से हम सब ने ऊपर वाले की इबादत की, खुदा की इबादत की। साथ ही हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी ईद मिलन समारोह में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। एक और बड़ी खबर है, चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रोहन गुप्ता। कांग्रेस छोड़ने पर रोहन गुप्ता का बयान, कांग्रेस देशभक्ति सनातन से दूर हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा से मन भर गया। बिंदु कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है। एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगा। हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे। आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी।